हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि क्लास में सुबह 7 बजे मैंने बोला था कि आपको कुछ MCQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है पॉलिटी का उसको मैं कराऊंगा। हाल ही में जो चैप्टर आपका समाप्त हुआ है और स्पेशली जुडिशरी से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है उस पर हम बातचीत करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंतर्गत और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत आने प्रीवियस ईयर में कुछ पूछे गए क्वेश्चन पर हम बातचीत करेंगे। इन सब क्वेश्चन का लेवल घटना चक्र से ये क्वेश्चन लिया गया है और इन सब क्वेश्चन का लेवल आपका IAS और PCS लेवल का है। इतने ऊपर के लेवल के आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर छोटे मोटे एग्जामिनेशंस में आने वाले क्वेश्चन आप ऐसे ही मतलब काफ़ी आसान तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम बातचीत करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कोचिंग का एक बेसिक थोड़ा सा डिटेल्स है। आप ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लक्ष्य सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी नए बैच की जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं या फिर कोचिंग का अपना टेलीग्राम चैनल है जो इसमें दिया हुआ है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं किसी नए अपडेट के लिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ये MPPSC यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय, इसी को सर्वोच्च न्यायालय, आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय या फिर इसी को सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, बात सब एक समान है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो स्पेशली उद्घाटन पूछा गया है। तो कॉपी में आपका पहले ही बात, जब सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक जहाँ पे हेडिंग डालकर लिखवाया गया होगा तो वहाँ पे पहले ही बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है वो भारत के संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 को ही भारत के संविधान के थ्रू 26 जनवरी 1950 को ही भारत के संविधान के थ्रू सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो अगर आपसे पूछा जाता कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई तो अब इसका आंसर 26 जनवरी 1950 होता। लेकिन यहाँ पे पूछा गया उद्घाटन। स्थापना और उद्घाटन में अंतर है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपके कॉपी में लिखाया गया है कि इसका एग्जैक्ट आंसर होगा B। 28 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ और इस दिन से सुप्रीम कोर्ट कार्य करना प्रारंभ किया, तो इसका आंसर हो जाएगा B। तो बढ़ते हम अगले। अच्छा, क्वेश्चन का आप सीक्वेंस 1 2 3 पे नहीं जाइएगा। क्वेश्चन का यहाँ पे कॉपी पेस्ट थोड़ा सा किया गया है तो क्वेश्चन का सीक्वेंस इधर उधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की इसका डिटेल्स है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। 28 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी और 28 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, मतलब किसके थ्रू हुआ था, किसके तहत? तो 1950 के संसद का अधिनियम द्वारा। ये तो गलती है, 1950 में संसद ने कोई अधिनियम वगैरह तो कुछ पारित, अभी तो संविधान बना ही था, तो ये तो गलती हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 सोचा, ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट से जो बिल पारित हुआ था, इसमें क्या स्पेशली भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र राज्य होंगे, इन सबसे रिलेटेड इसमें वस्तु मतलब चीज़ें शामिल थी, तो ये भी नहीं होगा। भारत सरकार अधिनियम 1953, भारत सरकार अधिनियम कोई 1953 आया ही नहीं था। आप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक पढ़ते हैं तो लास्ट तो 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम है। अब इसके पश्चात तो कोई 1947 का, अब इसके पश्चात तो कोई ब्रिटेन लाया ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलती हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बच जाएगा भारत के संविधान द्वारा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैं आपको बताया था कि ये भारत के संविधान द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, क्वेश्चन हम एक कर रहे हैं लेकिन जो इसका ऑप्शन का हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक ही साथ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस सब प्रैक्टिस से एक फ़ायदा होगा कि एक साथ आप मल्टीपल क्वेश्चंस को एक साथ अटैम्प्ट कर पाएंगे, मतलब एक साथ समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? मतलब सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के तहत न्यायाधीशों की संख्या को कौन बढ़ा सकता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आपको पहले ही आर्टिकल 1 to 4 के तहत सुप्रीम कोर्ट के गठन या संरचना के बारे में जहाँ पे लिखवाया गया, वहीं पे एक साफ शब्दों में लिखाया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में सदस्यों की टोटल संख्या 8 थी। टोटल कितनी थी? 8, जिसमें से एक थे मुख्य न्यायाधीश जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या CJI के नाम से भी जानते हैं, और 7 थे अन्य न्यायाधीश। तो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना थी? 8, जिसको वर्तमान में बढ़ाकर अभी लेटेस्ट 2020 के आसपास इसको एक्सटेंड किया, मतलब बढ़ाया गया है। 8 से बढ़ाकर 10 किया गया, फिर आगे चलकर इसको बढ़ाते बढ़ाते अभी वर्तमान में अगर बात करें तो अधिकतम सदस्यों की संख्या हो गई है 34, जिसमें एक है मुख्य न्यायाधीश और बाकी 33 है अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीश है 33। तो इसको बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। ये कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 63rd बीपीएससी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो साफ साफ शब्दों में आपको लिखाया गया। ये तमाम चीज़ें आप मतलब आपके नोट्स में ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, तो आपको देखकर भी अंदाज़ा लगेगा कि कितने मतलब आसान तरीके से आप इन क्वेश्चन को आप आसानी तरीके से बना सकेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो पहले ही आपको हम बताए थे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किसी भी परिस्थिति में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब ये भी पता है कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वविवेक या फिर मंत्रिपरिषद के सलाह से नहीं, एक कोलेजियम प्रथा है, कोलेजियम व्यवस्था है जिसमें टोटल 5 न्यायाधीश होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। तो ये 5 न्यायाधीशों की समिति कोलेजियम व्यवस्था सजेस्ट करती है राष्ट्रपति को, और फिर इसी के थ्रू राष्ट्रपति की क्या होता, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो इस ऑप्शन में देखें तो प्रधानमंत्री गलत है, यहाँ पे राष्ट्रपति बी ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको दे सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, इन दोनों के न्यायाधीश अपना जो त्यागपत्र होता है वो तो भाई प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। तो आसान क्वेश्चन है, ये भी 64वीं बीपीएससी 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जितने सारे न्यायाधीश हैं ये अपना त्यागपत्र देते हैं किसको, राष्ट्रपति को। आप ये भी समझ लीजिए कि इनको हटाने का प्रोसीजर एक समान है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों को पार्लियामेंट ही हटाती है। अच्छा, सामान्यतः ऐसा देखने को मिलता है, आप सोचते हो कि हाई कोर्ट स्टेट में है तो उनकी नियुक्ति और हटाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को होता है, जैसे सामान्य अन्य पदों के लिए है। लेकिन हाई कोर्ट के साथ ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, हटाता भी है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और हटाता मतलब पार्लियामेंट के थ्रू ही होता है। तो राष्ट्रपति इनको क्या कर सकता है, मतलब और इन लोगों को त्यागपत्र भी देना होगा तो किनको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं, मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश के इच्छानुसार पॉसिबल नहीं है तो गलती है, राष्ट्रपति द्वारा। अब देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, राष्ट्रपति द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर। ये आपको हटाने के प्रोसीजर में आप साफ साफ शब्दों में इन तमाम बातों को लिखे होंगे कि राष्ट्रपति इनको हटाता है संसद की सिफारिश पर, क्योंकि संसद के विशेष बहुमत, जो दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत है, उपस्थित है उन सदस्यों का 2/3 जो 50% से भी क्या हो, अधिक हो। इस प्रोसीजर से कैसे बिल आता है लोकसभा या राज्यसभा में, फिर वहाँ से पारित होने के बाद से जांच पड़ताल होता है, फिर सेकंड हाउस में जाता है, फिर वहाँ से जब पारित हो जाता है संसद के दोनों सदनों से ये विशेष बहुमत से, तब ये बिल आता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति इसको क्या कर सकता है, हटा सकता है। अब इन चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना हो। सपोज करिए कि ये ऑप्शन नहीं होता तब आप बी पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश में, तो अब आप इसको टिक करेंगे डी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें तो अब यहाँ पे देखो भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है, मतलब ऐसा कौन कौन सा संविधान में प्रावधान किया गया है जैसे उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता बरकरार रहे, मतलब किसी के दबाव में आकर काम ना करे, ठीक है। इस सेंस में इस क्वेश्चन को लेना है। IAS प्री 2012 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है, ये सही है, ठीक है। मतलब वो कार्यपालिका के दबाव में आकर काम नहीं करता है, मुख्य न्यायाधीश के सलाह से काम करता है, ये तो सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। आपको अभी देखिए पिछले क्लास में कि उनको पार्लियामेंट हटाता है, तो ये स्टेटमेंट गलती हो गया। न्यायाधीशों के वेतन भारत के संचित निधि पर आरोपित है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत देने का अधिकार नहीं है। जाहिर सी बात है, मतलब कि स्टेटमेंट ये सही है, क्योंकि इनका जो वेतन है वो संचित निधि पर भारित व्यय है, जिसको पार्लियामेंट कम भी नहीं कर सकती है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श के ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ए, 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, तो केवल अब देखो सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश अगर रिटायरमेंट के बाद से किसी भी न्यायालय में कोई भी वकालत नहीं कर सकता है, किसी भी न्यायालय में कोई भी वकालत नहीं कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। काफ़ी डिटेल्स में आपको इसको लिखा है कि आरंभिक क्षेत्राधिकार बोले, मूल क्षेत्राधिकार बोले,
या इसी को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वाले या फिर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इसको बोलते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो ये बोलें, कोई भी आप बोले मूल क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, आरंभिक क्षेत्राधिकार, ये सभी बातें एक समान है। आरंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी ये शक्ति है जिसमें वैसे मामले जो डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में ही जाते हैं, किसी दूसरे न्यायालय में उसको सुनवाई नहीं की जा सकती है। इसमें आपको मैंने बताया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, 2-3 स्टेट गवर्नमेंट हो, इस प्रकार से कोई भी मामला बनता है तो ये कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट आपको सुप्रीम कोर्ट में इस पे जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई कर सकता है। तो आइए बातचीत करते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, भारत सरकार तथा 1 से अधिक राज्यों के बीच विवाद। सही है स्टेटमेंट, भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद बनता है तो ये डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। दूसरा ऑप्शन, भारत के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। आपको ये उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, ठीक है। अब चूंकि इस मामले को उच्च न्यायालय में भी सुनवाई किया जा सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं हो सकता है, तो ये तो गलती हो गया। अब जिसमें 2 है उसको माइनस कर दीजिए, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, 2 ऐसे ही चला गया। अब 2 में एक आपको चूज करना है, कितना भी निगेटिव मार्क्सिंग हो, आप 2 में से अब एक पे आपको पहुंचना ही है, आपको टिक करना ही पड़ेगा, बिना रिस्क लिए काम नहीं चल सकता। तो आइए देखते हैं आगे क्या स्टेटमेंट। भारत सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र, यहाँ पे देखिए स्पेशली संघ राज्य क्षेत्र, हमने क्या बोला, भारत और राज्य के बीच कोई मामला हो तो उस पर मतलब वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच, साफ साफ कॉपी में इस बात को आपने लिखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, फिर भी आप एडजस्ट करिए इसको। सही नहीं है, अब यहाँ पे स्पेशली शब्द है कि सही नहीं है। आइए देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, एकदम सही है। अपीलीय न्याय अदालत की सबसे हाईएस्ट पावर है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी न्यायालय अदालतों की सुनवाई नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय के अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि इस कोर्ट मार्शल को भी, वो अगर कोई कोर्ट मार्शल या कोर्ट के मतलब सेना के न्यायालय द्वारा भी कोई जजमेंट दिया गया उसकी भी सुनवाई कर सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब दोनों स्टेटमेंट में ही कंट्राडिक्शन है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि वो कोर्ट मार्शल के साथ साथ इसकी भी सुनवाई करता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु वो किसी अन्य स्थान पे भी सुनवाई कर सकता है। ये आपको मैंने बताया है, आपके कॉपी में भी होगा कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य स्थान कहाँ पे है, दिल्ली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति से परामर्श करके टेम्पररी तौर पे इसका कहीं पे दूसरी जगह पे इसका मतलब व्यवस्था कराना चाहे तो हो सकता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा किसका अनुमति से भाई, तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से, ठीक है। तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से चाहे तो उसको कुछ दिनों तक किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। सर्वोच्च न्यायालय, अब कौन सही है, सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, केवल नहीं, मूल क्षेत्राधिकार तो भाई सर्वोच्च न्यायालय के पास, यह केवल मूल क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार है। ये केवल परामर्श संबंधी और अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी है। अब ये दी देखिए, मूल, अपीलीय, परामर्श, ये सभी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार एवं शक्तियों में ये इस बात को आपने लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार भी है, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है, सभी क्षेत्राधिकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि न्यायिक पुनर्लोकन, न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्लोकन, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू याद करिए, कार्यपालिका के द्वारा जारी किया कोई आदेश हो, या फिर विधायिका के द्वारा पारित किया गया कोई कानून हो, या फिर प्रशासन के द्वारा जारी किया गया कोई आदेश हो। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अवैध घोषित कर सकता है। अब ऑप्शन पे जाइए, एकदम ईजी। सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। ये आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालयों द्वारा निर्गत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, जो भी हो। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिख, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो वो अवैध घोषित कर सकता है। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, मतलब जुडिशियल रिव्यू का पावर किसके पास है, तो इसका ऑप्शन है केवल सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई बी, क्योंकि हम आपने बता रखा है कि
न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ यानी भारत के उच्चतम न्यायालय के साथ साथ हाई कोर्ट को भी है। यानी हाई कोर्ट को भी इतना पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यद्यपि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पारित कोई कानून को भी अगर बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है तो हाई कोर्ट उसको अवैध घोषित कर सकता है। यद्यपि अब अवैध घोषित हुआ तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन न्यायिक समीक्षा का अधिकार हाई कोर्ट के पास भी है। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। हालांकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सुप्रीम जो संशोधन हुआ था तो मिसेस गांधी के द्वारा ये परिवर्तन किया गया था कि संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों पर न्यायिक समीक्षा हाई कोर्ट नहीं कर सकता है, लेकिन आगे चलकर इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। तो अब ये पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे IAS 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आराम से पढ़िए, समझिए, वीडियो को पोस्ट करिए, उसके बाद से इस पर अपना दिमाग लगाइए, फिर अब वीडियो को देखिए और समझिए कि आपसे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आइए हम बातचीत कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे। मतलब निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए, कौन सा सही है इसके बारे में चूज करना है। देखिए, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारता नहीं है। अभी हम अपने आपको बताया कि हाई कोर्ट को भी न्यायिक समीक्षा का अधिकार मिला हुआ है और वो केंद्र सरकार के किसी भी कानून को भी अवैध घोषित कर सकता है। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया? गलती। अधिकार है हाई कोर्ट के पास, यहाँ बोल रहा है कि अधिकारता में नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 गलती। भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। ये कौन सी बात हुआ भाई? केशवानंद भारती बात 1973 में जजमेंट आया था कि आप किसी भी प्रावधान वगैरह में संशोधन करिए, हम उस पर मतलब न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। तो ये तो उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र में कोई भी संशोधन होता है तो उच्चतम न्यायालय उसकी जांच पड़ताल करता है, वो संविधान के प्रावधानों के थ्रू है या फिर उससे अलग है। अगर गलती है तो उसको ये भी स्टेटमेंट गलती है, तो ये हो जाएगा न तो 1 न तो 2, इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का संरक्षक, साफ साफ शब्दों में नोट करके हम आपने लिखा है कि भारतीय संविधान का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय है, कस्टोडियन माना जाता है भारतीय संविधान का। तो इसका आंसर डी। 2 बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा गया है। देखिए 2010 में, 2015 में, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, 1 सेकेंड, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? मतलब अब देखो, पार्लियामेंट के ही अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को बढ़ा घटा सकती है। ये सब अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो इसका जाहिर सा बात है कि आंसर क्या हो जाएगा? सी। संसद द्वारा विधि बनाकर, कोई भी कानून बनाकर इसके क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करें तो भारत का उच्चतम न्यायालय, बात करें तो ये भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तथा तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। आपको बताया है कि राष्ट्रपति परामर्श लेता है सुप्रीम कोर्ट से अपनी पहल पे। अपने मन से कैसे देगा भाई? जब तक परामर्श आपसे कोई नहीं मांगेगा आप कैसे परामर्श दे सकते हैं? ठीक है, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ लोग होते हैं बिना काम के देते रहते हैं, वो अलग बात है। जब तक राष्ट्रपति परामर्श नहीं मांगता है तब तक सुप्रीम कोर्ट अपने तरफ से कोई भी मतलब परामर्श नहीं दे सकता है। इसलिए इसका आंसर भी हुआ तभी जब ऐसे परामर्श के लिए वह कहता है। जब तक राष्ट्रपति परामर्श नहीं मांगेगा तब तक वो नहीं देगा। IAS 2001 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक सक्रियता, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध है। न्यायिक सक्रियता प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनर्लोकन से, न्यायिक सुनवाई। अब इसका आंसर हो जाएगा बी। आपको PIL हमने काफ़ी जब बढ़िया से पढ़ाया है, किसी और के मुद्दे को कोई और, तो इससे थोड़ा सा न्यायिक सक्रियता बढ़ी है। मतलब न्यायिक सक्रियता का सामान्य सा मतलब है कि न्यायालय थोड़ा सा कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में कभी कभी हस्तक्षेप कर देता है। बाकी डिटेल्स आपके नोट्स में होगा। नेक्स्ट बात, निम्नलिखित में से भारत के एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? उच्च न्यायालय के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में अब क्वेश्चन है कुछ हाई कोर्ट के बारे में। पहला का क्या सही नहीं है? पहला है कि द्वितीय अपील उच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार में आता है। आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई भी जजमेंट आता है तो फिर उसको आप हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं? अपील। तो स्टेटमेंट तो सही है, अपील के माध्यम से आप जा सकते हैं। स्टेटमेंट बी, मतलब ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास, ये भी सही है। पहले ही हम आपको बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने न्यायाधीश होते हैं कॉलेजियम के सजेशन पे राष्ट्रपति करता है, तो ये भी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये तो गलती है भाई, दोनों में कंट्राडिक्शन। अभी बोले कि राष्ट्रपति करता है तो राज्यपाल कहाँ से? यही टेस्टमेंट में मतलब सी क्या है? गलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। अब देखो यहाँ पे आंसर, उच्चतम न्यायालय में भी कार्यकारी या तदर्थ न्यायाधीश होते हैं और हाई कोर्ट में भी होते हैं।
लेकिन चूंकि इसके आयोग ने आंसर इसका सी दिया है तो इसलिए इसका आंसर मतलब सी माना है कमीशन ने इसको, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के टॉपिक में काफ़ी डिटेल्स में किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्य की जो संचित निधि होती है, राज्य की संचित निधि, वहाँ से इनके वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। परंतु आपको मैंने ये भी बताया कि इनका जो पेंशन होता है वो पेंशन राज्य की संचित निधि से नहीं, इनका जो पेंशन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रहा है? वेतन एवं भत्ते की। तो भारत की समेकित संचित निधि मतलब समेकित, गलती है, ठीक है। राज्य की समेकित निधि मतलब संचित निधि, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? बी, राज्य की संचित निधि से दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के पेंशन कहाँ से दी जाती है? अभी लिखे, मतलब रिटायरमेंट के बाद से पेंशन, तो अभी बताएं आपको भारत की संचित निधि से। इसका आंसर हो जाएगा भारत की संचित निधि से। आगे कुछ क्वेश्चन पे, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट आयु कितना है? तो पीछे हमने आपने बता रखा है कि इनका कार्यकाल तो कोई निश्चित नहीं है, कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित नहीं है, लेकिन इसके लिए 3-4 कंडीशन बताया गया है। पहला कंडीशन बताया गया कि उसका एज कितना हो जाए, 62 वर्ष। प्रस्तावित है 65 वर्ष, तो इसका रिटायरमेंट की आयु कितना है? 62 वर्ष। तो ये 62 वर्ष पर रिटायरमेंट, आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, कौन सा सही है। IAS 2002 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ना, आप खुद अटेम्प्ट कर ले वीडियो को रोककर, उसके बाद से फिर अपना मिलाएं। भारत में 25 उच्च न्यायालय, एकदम सही है, 25। लेटेस्ट अमरावती में, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। आपको हमने बता रखा है कि भारत में 2 प्रकार के कुछ हैं सामूहिक उच्च न्यायालय, कुछ सामूहिक उच्च न्यायालय हैं, और इसके साथ साथ कुछ सिंगल उच्च न्यायालय भी हैं, मतलब एकल उच्च न्यायालय भी हैं। अगर पूरे भारत की बात करें तो टोटल 7 सामूहिक उच्च न्यायालय हैं और 18 सिंगल उच्च न्यायालय है, और ये टोटल बढ़कर के मतलब मिलकर कितना हो गया? 25, जिसमें से ये भी स्टेटमेंट सही है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए सेम है। फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय, ये भी आपको पता है कि दिल्ली का अपना एक दिल्ली हाईकोर्ट काफ़ी चर्चा में ही रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्च न्यायालयों, ऊपर आप देखिए, भारत के उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देश में 18 उच्च न्यायालय है, गलती है, ठीक है। तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, अब इसमें से कोई ना कोई होगा। आइए बात करते हैं। उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों में नहीं, 7 का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों में, तो ये भी गलती है। किसी भी संघ या राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है, ये तो भी गलती है, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं, लिखवाया गया है आपको, जिनका अपने हाई कोर्ट हैं, तो ये भी गलती हो गया। तो एक बच गया, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के पद धारण करते हैं, तो इसका आंसर 62 वर्ष, तो ये क्या हो जाएगा? केवल डी, मतलब केवल 4 सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या, ये पहले का क्वेश्चन है, तो उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में कितना है? 25, लेटेस्ट बना है अमरावती, ठीक है। नेक्स्ट बार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह उच्च न्यायालय किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? ये क्वेश्चन आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके अधिकार क्षेत्र में? तो आपको बताए थे साझा जो 7 उच्च न्यायालय है उसमें से एक है बंगाल उच्च न्यायालय, बंगाल या कलकत्ता हाई कोर्ट। तो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत पूरा बंगाल और इसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी के अंदर में आता है। आपको ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको ये बताया गया, कॉपी में आप नोट किए होंगे, आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कलकत्ता, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक से अधिक केंद्र शासित निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन से एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? ठीक है, अब इसमें कौन सा एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? ठीक है, अब देखो इसमें का आंसर हो जाएगा आपको बम्बई, क्योंकि आपको पता है कि ये दमन और दीव और दादर नगर हवेली इसी के अंडर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बई। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है? अब ये उस समय के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसका आंसर अभी चेंज हो गया होगा, तो कोई विशेष नहीं है। ठीक है, अब ये भी कुछ करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन था, देख लेते हैं और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लिस्ट में हो। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान लें। निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? हमने बताया था बेंच, या इसको बोलते हैं खंडपीठ। खंडपीठ मतलब मान लो कि हाई कोर्ट है, जैसे मान लो कि आप गुवाहाटी हाई कोर्ट है, बताए थे गुवाहाटी हाई कोर्ट, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत इसके 4 ब्रांच बनाए गए हैं। एक असम की, एक तो गुवाहाटी असम में, एक अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में, एक था नागालैंड की राजधानी कोहिमा में, और मिजोरम की राजधानी आइजोल में। ठीक है,
ठीक है, तो ये 4 मतलब इसके बेंच बनाए गए हैं। तो एक तो ये हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय, लेकिन ये भी पता है कि मुंबई उच्च न्यायालय के भी 4 हैं, मतलब इसके भी बेंच मतलब 3 है, सॉरी 3 है। एक तो गुवाहाटी मेन हो गया, इसके भी 3 बेंच हैं, तो इसके भी 3 बेंच हैं मुंबई हाई कोर्ट के। मुंबई हाई कोर्ट का एक बेंच है औरंगाबाद में, एक बेंच है नागपुर में, और एक बेंच है गोवा की राजधानी पणजी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी और डी दोनों, इसका आंसर हो जाएगा सी और डी दोनों। तो आंसर सी और डी। यूपीपीसीएस मेंस का ये 2007 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ये क्वेश्चन आपको मिला हुआ है। ये सब क्वेश्चन आपको उत्प्रेषण और रीट से संबंधित क्वेश्चन है, जो आपको फंडामेंटल राइट्स में करा दिया गया है। तो इन सब क्वेश्चन को भी आप चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, आराम से इसको देखकर आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके फिर इसको जान सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके जान सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा ये मतलब पसंद आया होगा और ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझ में। अच्छा, ये क्वेश्चन बात कर लेते हैं 23 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने के समान है। जाहिर सी बात है, स्टेटमेंट सही है। उच्च न्यायालय में कोई भी अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी भी न्यायालय के अंतर्गत अभिवचन अब देखो, उच्च न्यायालय के साथ ऐसा नहीं है कि वो रिटायरमेंट के बाद किसी हाई कोर्ट मतलब प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रावधान है कि वो किसी भी न्यायालय में कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलती। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, एक नीचे भी क्वेश्चन देख लीजिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। और इस प्रकार के वीडियो मतलब अब सब्जेक्ट टॉपिक समाप्त होते ही मेरे प्लानिंग है कि ऐसे कुछ वीडियो और कुछ चीज़ें की जाए। अभी मैं इसको वीडियो को फॉर्म में ला रहा हूँ, आगे चलकर इसको लाइव कर दिया जाएगा, जहाँ से आपसे आंसर मतलब लिया जाएगा और फिर इन चीज़ों पे बात विचार करके फिर इसको बताया जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करके कमेंट्स करें, और अच्छा लगा तो लाइक करें और इसको शेयर भी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों को तक पहुँचे और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। ओके, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में और आगे चर्चा जारी रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।